गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग आज जिस सेशन से गुजरेंगे उसका उद्देश्य यह है कि हम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत पीसीएस का एग्ज़ाम भी शामिल रहेगा। तो कमीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, इस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। ये एक तरह का बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंसर्न रहता है कि हम अपनी तैयारी आखिर किस दिशा से गुजारें कि वो जो डूम्सडे है, क़यामत के दिन, जिस दिन आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उस दिन आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्केल पे जा सके। तो इस मैक्सिमम स्केल के परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए आंसर राइटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। आंसर राइटिंग पढ़ने से अलग कोई एक सेपरेटेड प्रोफेशनल प्रैक्टिस का नाम नहीं है। ये आपकी तैयारी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए जब से आप पढ़ना शुरू करते हैं तब से आपको आंसर राइटिंग का बेसिक मालूम होना चाहिए। और फिर जैसे-जैसे आप आगे पढ़ाई में बढ़ते हैं, आपके प्रैक्टिस के रास्ते उसके अंदर कई सारी अंतर्निहित बातें समझ में आने लगती हैं और आप में परफेक्शन आने लगता है। आज मैं जिन बातों पे चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें आंसर राइटिंग की बेसिक बातों का समावेश तो है, लेकिन इन बेसिक बातों के अलावा मैं निश्चित तौर पर उन बिंदुओं की ओर आपका ध्यान ले जाने का प्रयास करूंगा, जिसके रास्ते आपके राइटिंग में वो क्लास डेवलप हो सके, जिसके माध्यम से आप 60% या उससे ज़्यादा नंबर ले आ सकते हैं। मैं आपको कोई मिसनॉमर नहीं बताऊंगा, कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं बताऊंगा। 2002 से लगातार मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और चूंकि उनको पढ़ाते हुए मैंने उनका जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के बदौलत मैं खुद की परीक्षा करता रहा हूं और उन परीक्षाओं के माध्यम से कमीशन ने मुझे जो परिणाम दिया है, उस परिणाम के आधार पर जो कुछ तजुर्बा मेरी झोली में आया है, वही तजुर्बा मैं आपसे शेयर करूंगा। उन तजुर्बाओं का सबसे बड़ा आधार दो ही है। एक, मेरा अध्ययन और अध्ययन के साथ आंसर राइटिंग के लिए डेवलप किया गया विजडम। दूसरा, उस विजडम को विद्यार्थियों पर आजमाने के बाद उन्हें हमने जब तैयार करके भेजा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो कमीशन ने उनको जो अपना रेस्पॉन्स दिया, इन दोनों के एक स्वर्णिम संयोग से आंसर राइटिंग की एक समझ हमारे अंदर विकसित होती गई है, जो समझ मैं आपसे शेयर करता हूं। आप सब लोगों को नमस्कार। सूर्य प्रकाश, खुश रहिए। प्रोफेसर साहब, कुलदीप, खुश रहिए। अमरीश, बहुत बहुत आशीर्वाद। शशि, ऊपर से ऊपर, आहा, थैंक यू। और नरेश मुदगल, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। उम्मीद है कि सरकार की सेवा अच्छे तरीके से कर रहे होगे, जनता खुश रहती होगी। तो मैं आपको अब ले चलता हूं आंसर राइटिंग के उन बेसिक बिंदुओं की ओर, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप यह ध्यान रखो कि 60% या उससे ज़्यादा नंबर ऑप्शनल में मेरे स्टूडेंट्स को मैं पिछले 18 साल से लाते हुए देख रहा हूं। यदि ऑप्शनल में 18 साल से मैं लगातार 60% या उससे ज़्यादा नंबर लाते हुए देख रहा हूं, जिसमें कि पिछले दिनों जो बदलाव आया है,
सिलेबस में, क्वेश्चन के पैटर्न में भी, उसके पूर्णांक में भी, तो उसके तहत भी चलकर हम देखते हैं कि 500 नंबर के एग्जाम में 300 से ज्यादा नंबर हिस्ट्री ऑप्शनल में हमारे विद्यार्थियों को हर साल आता है। पिछले साल 6 विद्यार्थियों को 300 से ज्यादा नंबर आया है, और उसमें भी यह ध्यान रखिएगा कि 4 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और 2 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये जो एक कहानी चलते रहती है बच्चों के बीच में कि यूपीएससी वाले हिंदी में नंबर नहीं देते, तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूं। मेरा जवाब यह है कि यदि हिस्ट्री ऑप्शनल में एक साल के अंदर एक इंस्टीट्यूशन के बच्चे 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60% या उससे ज्यादा नंबर ला रहे हैं, जिसमें 4 हिंदी के हैं, तो इसका मतलब क्या है? यूपीएससी वाले यदि हिंदी के विद्यार्थियों को नंबर नहीं देना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल में भी नहीं देंगे, वो इंटरव्यू में भी नहीं देंगे, वो एसे में भी नहीं देंगे। लेकिन हमने पिछले वर्षों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिन्हें कि इंटरव्यू में 180 से लेकर 200 नंबर के बीच में आया है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिन्हें हिंदी के एसे में 140 नंबर से लेकर 160 नंबर के बीच में आया है। मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जिन्हें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 320 नंबर तक आया है। हिंदी माध्यम की बात मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे में आप इस भ्रम से बाहर निकलिए कि यूपीएससी वाले आपको नंबर नहीं देना चाहते हैं और इसलिए हिंदी का रिजल्ट खराब हो रहा है। पूनाराम जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुलशेर गौर, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। राजेश यादव, खूब खुश रहिए। देवेंद्र, खुश रहिए। आप सब लोगों को नमस्कार। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसमें मेरा मूल पर्पस है। जया, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। मेरा ये पर्पस है कि मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थी का मतलब सिहंता आईएएस एकेडमी में एडमिशन लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी है। मैं ये नैतिक अधिकार अपना मानता हूं और इस नाते मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों से अपना अनुभव शेयर करूं। और मैं इसी अनुभव के आधार पर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जनरल स्टडीज में भी यदि आपका नंबर 450 टू 500 की ओर नहीं जा रहा है तो उसका दोष किसी भी शर्त पर यूपीएससी को मत दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यूपीएससी में कोई गलती नहीं है, यूपीएससी की भी कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों का समाधान रातों रात आप नहीं कर सकते। उन गलतियों का समाधान कोई आंदोलन से निकलेगा, उन गलतियों का समाधान सरकार के रेस्पॉन्सिव होने से निकलेगा, यूपीएससी वाले के ही संवेदनशील होने से निकलेगा। लेकिन तत्काल मैं अपने विद्यार्थियों को इस पाठ से प्रकाशित करने नहीं आया हूं कि आप यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन करो। जब आंदोलन करोगे तो उसमें भी मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन अभी तत्काल मेरा वो उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि यूपीएससी की ओर से गलती जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि ट्रांसलेशन में कुछ गलतियां हो जाती हैं। बाकी जो सिलेबस तय किया गया है, जो क्वेश्चन का स्टाइल तय किया गया है, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तय किया गया है, उसका लैंग्वेज से कोई नाता नहीं। हाँ, यह बात हम कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों की पढ़ाई, उनके कॉलेजेस की पढ़ाई पिछले कुछ वर्षों में पिछड़ी है। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में ये बात तो 100% सत्य है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो थोड़ा वंचित हो जा रहे हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम के कोलैप्स होने के कारण। ऐसा नहीं कि उनमें मेधा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनमें परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनका बैकग्राउंड उनको ठग रहा है। भाषा को लेकर मैं कहूंगा कि हिंदी माध्यम के बच्चों में मैंने पिछले 10 वर्षों के दौरान एक गिरावट देखा है। वो ये कि बच्चे अपनी मातृभाषा के प्रति जो सम्मान का भाव है वो उस कदर नहीं महसूस कर रहे हैं जिस कदर आज से 10 साल पहले मैंने लोगों को लिखते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है। लगता है कि इंग्लिश की एक मिलावटी भाषा डेवलप होते जा रही है। आम बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा दोनों एकदम अलग होते जा रही है और नतीजा ये निकल के आ रहा है
कि हम अपनी भाषा का वो जो हाईएस्ट क्लास होता है उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं और उसको लिखने की अपनी जो हमारी शैली है उसमें हम ढाल नहीं पा रहे हैं। यू हैव टू इंप्रूव योर लैंग्वेज ऑल्सो। इसमें हम ये देखते हैं कि आप हिंदी के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं की जो पिछड़ी हुई क्वालिटी है उसका भी शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि पीटी हो या मेंस हो उसमें द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर इस तरह की कुछ पत्रिकाएं जैसे कि फ्रंटलाइन, उन सब का बड़ा लाभ रहा है। उन सब के लाभ से हिंदी माध्यम के बच्चे वंचित हैं और हिंदी माध्यम के वो बच्चे जो अंग्रेजी की किताबें पत्र पत्रिकाएं पढ़ लेते हैं उनको लाभ होता है। ये यूपीएससी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हिंदी भाषा में अच्छा पत्र और अच्छी पत्रिका निकाले और अच्छी किताबें निकाले। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो पत्रकारों की जिम्मेदारी है, मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी है। तत्काल मैं ये भी कहूंगा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने की कोशिश करना चाहिए। इसमें कोई आग्रह का भाव नहीं रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल डिवाइड हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये पॉलिटिकल डिवाइड नहीं करना चाहिए कि भाई ये हिंदी माध्यम है, ये इंग्लिश माध्यम है। मातृभाषा के प्रति सम्मान मातृभाषा के स्टूडेंट्स के सक्सेसफुल होने से ही बढ़ेगा। अब इसमें ये देखोगे कि इस सम्मान से इतर जाकर एक बात यदि करें तो वो बात यह है कि आप क्या उन सारे के सारे सोर्सेस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो सोर्सेस हिंदी में ही उपलब्ध हैं। हिंदी में उपलब्ध सोर्सेस में देखोगे कि जो योजना है, कुरुक्षेत्र है। इस दफा पीटी के एग्जाम में कुरुक्षेत्र से कई सारे सवाल आए हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर वाले जो क्वेश्चन है उसका कुरुक्षेत्र से गहरा नाता है। यदि आप कुरुक्षेत्र को कवर करते रहिएगा रेगुलरली तो आप कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर सकते हैं, योजना से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। वहां तो हिंदी इंग्लिश का एक लेवल होता है। आप जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, कोई भी स्टूडेंट जो अभी न्यू कमर है उससे मेरा यही सुझाव है कि वो 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़े और हर साल का पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपके इकोनॉमी के इशूज के लिए ही नहीं, सोशल इशूज, सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल इशूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे पक्षों की तैयारी में सहायक है। पीटी में भी कम से कम आपको 8-10 सवाल का लाभ मिल सकता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, और मेंस में तो निश्चित तौर पर वह पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए बहुत हद तक सहायक है और पेपर 1 में भी सोशल इशूज वाले के लिए। तो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर मास्टरी हासिल करो। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज इट एट द मैक्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक एक आदमी को देख रहा हूं, लेकिन चूंकि बोलने के प्रवाह में हूं तो आप सब लोगों को विश नहीं कर रहा हूं। आपका यकीन मेरे ऊपर पक्का होगा। आप सब लोगों को मेरी शुभकामना, मेरा प्रणाम। आप लोग को सबका जो अभिवादन है वो मैं देख रहा हूं। आप सब लोग को आशीर्वाद देता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदी माध्यम के बच्चे और भी कई सारे सोर्सेस हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो भी प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री है जिसका कि आपके पाठ्यक्रम के साथ में गहरा नाता है, जैसे वित्त मंत्रालय, जैसे समाज कल्याण मंत्रालय या विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर पर्यावरण मिनिस्ट्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ कोर्स, इन सारे के सारे लोग कई सारे औपचारिक अवसरों पर स्पीचेस देते हैं। उनके जो औपचारिक स्पीच होते हैं, इलेक्शन स्पीच नहीं, उनके जो औपचारिक स्पीच होते हैं जो पॉलिटिकल स्पीच से अलग होता है, आप उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या आप जाकर इसकी किताब भी मिलती है, वो किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। इन किताबों में आपको 2-2, 3-3 पेजेस में आधिकारिक स्तर पर उन विषयों के ऊपर भारत सरकार की पॉलिसी और उसके परफॉर्मेंस और उसके फ्यूचर के विजडम का ज्ञान मिल जाएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कई बार, और न सिर्फ क्वेश्चन मिलता है बल्कि उस क्वेश्चन के ऊपर जब आप आंसर लिखने लगते हो तो आप ये समझ लीजिए कि ऑथोरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड परफेक्टनेस का इतना सुंदर गोल्डन ट्रायो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो आप इसके माध्यम से अपने आप को अपडेट कर लीजिए।
अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, ये तो अनिवार्य है। एनसीईआरटी किताब को कम से कम 3 बार 4 बार पढ़िए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग मिले जिसका एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आप इन सब सोर्सेस का इस्तेमाल करिए और कुछ अपग्रेडेड किताबें पढ़िए। अपग्रेडेड किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपके अंदर इमेजिनेशन का पावर, इंटरप्रिटेशन का पावर, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने का पावर, चीजों को गहराई से कॉम्प्रिहेंड करने का पावर, विभिन्न मतों के बीच में डिसीजन मेकिंग का पावर, ये डेवलप ही नहीं होगा। आप यदि नोट्स पढ़ेंगे तो आपका दिमाग पॉइंट्स रटने का अभ्यस्त हो जाएगा। इसको मैं यदि देहाती भाषा में कहूं ना, तो आपका दिमाग भोथर हो जाएगा। आपका दिमाग बेसिकली जाहिल के जैसा व्यवहार करेगा। वो सिर्फ याद करना चाहेगा। वो लेवल 1 होता है। लेवल 1 में ही आपका दिमाग अब अपने आप को कंजर्वेटिव तरीके से कन्वर्ट कर लेगा। आप अपने दिमाग को चैलेंज कीजिए, और वो चैलेंज तभी मिलेगा जब आप कुछ स्तरीय किताबें पढ़ेंगे। जैसे अमर्त्य सेन को पढ़ा करिए। इस तरह के और भी कई सारे विद्वान हैं, मैंने बस एक का नाम ले लिया। आप आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़िए, आप आर्गुमेंटेटिव इंडियन पढ़िए, आप रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, वो पढ़िए। आप इस तरह की और भी किताबें पढ़ते रहिए। आप कई दफा बच्चे ये कहते हैं कि मैं हिंदू अखबार में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूं। हिंदी माध्यम का कोई बच्चा ट्रांसलेट कर रहा है, जो आदमी 1 बार 2 बार मेंस दिया है, वो ट्रांसलेट करके आपको बता देगा। यदि अमर्त्य सेन और जिया दरा का आर्टिकल, यदि आपको कोई बता देगा वॉल्टर जोन का आर्टिकल, यदि आपको कोई बता देगा रंगराजन का आर्टिकल, यदि कोई बता देगा आपको सी राजा मोहन का आर्टिकल, यदि कोई आपको बता देता है प्रेम शंकर झा का आर्टिकल, तो आप समझने की कोशिश करिए कि क्या वो बच्चा उस भाषा को आपके जेहन तक पहुंचा पाया, उनके इंटरप्रिटेशन को पहुंचा पाया, उनके लॉजिकल रीजनिंग को पहुंचा पाया, उनके इमेजिनेशन को पहुंचा पाया, उनके रैशनल डिसीजन मेकिंग को पहुंचा पाया। यदि ये नहीं पहुंचा पाया तो आप तक क्या बातें पहुंची? सूचना। और सूचना से आप इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे, और इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो आपको सूचना के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत तरह के जो मिसनॉमर्स हैं कि अच्छा तुम अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ सकते हो, अंग्रेजी के सोर्सेस नहीं पढ़ सकते हो, तो कोई बात ना, मैं तुम्हारे लिए एक सेकेंडरी सोर्स लेके आता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक टर्सरी सोर्स लेके आता हूं। जो सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स पर आपके यकीन को जमाने का गोरख धंधा है, वो गोरख धंधा आपकी बर्बादी का प्राथमिक कारण है। और आप अपनी ओर से क्या गलती करते हैं? आप अपनी ओर से गलती यह करते हैं कि अपने शिक्षकों और अपने इंस्टीट्यूशंस को यकीन दिलाते हैं कि आप यदि मुझे कोई एक सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स का भ्रामक यकीन दिला दीजिएगा तो मैं आपके इस भ्रामक यकीन के ऊपर शपथ खा के यकीन कर लूंगा। और कोई भी कोचिंग वाला आपको यह नहीं कह सकता है कि आपको अंग्रेजी यदि नहीं आती है तो आप सेकेंडरी पोजीशन में रह जाएंगे। यदि वो कह देगा तो आप उसके यहां एडमिशन नहीं लेंगे, फिर किसी और कोचिंग की खोज में चले जाएंगे। तो ऐसे में जिसे धंधा करना है वो आपको पहले पहचानता है, इमोशनली इंटेलिजेंस तरीका का वह इस्तेमाल करता है। इमोशनली इंटेलिजेंट तरीका का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करेगा? देखेगा कि ये किस आधार पर एडमिशन लेगा मेरे यहां। यदि उसको इस बात का यकीन है कि ये लड़का या ये लड़की अंग्रेजी के नाम पर बिंदक के कहीं और चला जाएगा, तो हम इसको यह यकीन दिला देते हैं कि यू डोंट वरी, अंग्रेजी का ओ तक जानने की जरूरत नहीं है, उसका ए तक जानने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही मैं तुमको पास करा दूंगा। उसे आपके पैसे से मतलब है। आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, कोचिंग वालों का धंधा चमक रहा है। तबाह आप हो रहे हैं, तबाह कोचिंग वाले नहीं हो रहे हैं। यह और बात है कि कुछ साल तक यह चलता रहा तो कोचिंग वाले भी तबाह ही हो जाएंगे। लेकिन तत्काल आपको अपना कैरियर देखना है। यात्रीगण अपने सामान की हिफाजत स्वयं करें। तो मेरा यह कहना है कि नंबर 1 तो यूपीएससी के क्लास को समझो। यूपीएससी वाले ऐसे विद्यार्थी को चुनना चाहते हैं जिनके बारे में उनकी समझ है कि वह बेसिक इंग्लिश जानता है। वो बेसिक इंग्लिश इस हद तक जानता है कि वह इंग्लिश की किताबें पढ़ सकता है, इंग्लिश के पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकता है, इंग्लिश के वेबसाइट्स देख सकता है। यदि न्यू कमर हो तो पढ़ो, सीखो, 6 महीने का टाइम लगेगा, सीख जाओगे। आप समझ लो कि आपको मेंस देना है तो इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ता है।
आप ये समझ लो कि आप यदि सेलेक्ट होकर जाओगे तो आपको ट्रेनिंग में अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल मिलेगा, आपको काम करने के दौरान अंग्रेजी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी हिंदुस्तान में एक आवश्यकता है। राष्ट्रवादी भाषा बोलकर अपने करियर को बर्बाद ना करो। राजनीति करना है तो राजनीति करने चले जाओ। तो लर्न द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड यूज इट। नंबर 2, मैक्सिमम यूज करो नॉन इंग्लिश के सोर्सेस का। मैक्सिमम इस्तेमाल करने में कुछ सोर्सेस मैंने बताया है, जरूरत पड़ने के बाद में और भी कई सारे सोर्सेस बताता रहूंगा। और नंबर 3, यह ध्यान रखो कि यूपीएससी में कॉग्निटिव विजडम की मांग ज्यादा है, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का डिमांड ज्यादा है, और उस कॉग्निटिव विजडम को डेवलप करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि तुम किसी भी घटना के घटित होने के 5 कारण पढ़ लिए हो तो 5 कारणों के माध्यम से तुम्हारी तैयारी पूर्ण हो गई। उन 5 कारणों के अंतर्गत 5 इतिहासकार या 5 राजनीतिक चिंतक या 5 समाजशास्त्री 5 विचार लेकर आया है। उनमें से हर आदमी अपनी ओर से एक कारण को सबसे बड़ा कारण मानता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण मानता है किसी दूसरे बिंदु को, तीसरा सबसे बड़ा कारण मानता है तीसरे बिंदु को। और कमीशन वाले क्या करते हैं, उन्हीं में से किसी एक विद्वान के द्वारा दिए गए वक्तव्य को उठा लेते हैं और क्वेश्चन के रूप में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, और उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से बनाए गए क्वेश्चन के ऊपर आपसे टिप्पणी मांगते हैं, या कहते हैं इसके ऊपर डिस्कस करिए, या कहते हैं इसको एग्जामिन करिए, इसको इवेलुएट करिए, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए, इसके अंतर्गत इस तरह के दावे का रोल डिटरमिन कीजिए। इस तरीके की बातें जब आप करोगे तो करने के लिए जरूरी है कि आप किसी विषय को इंटेलेक्चुअल डिबेट के स्टाइल में समझा करो। यदि आप इंटेलेक्चुअल डिबेट के स्टाइल में समझने की बात करो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने अंदर झांक कर देखो कि आपने अभी तक जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई में एक ही विषय को जब पढ़ रहे होते हो, मान लो पढ़ रहे हो 1857 के विद्रोह का कारण, या आप पढ़ रहे हो असहयोग आंदोलन का कारण, या पढ़ रहे हो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण, या पढ़ रहे हो भारतीय संघवादी ढांचा, या पढ़ रहे हो आप भारत के अंतर्गत इंक्लूसिव ग्रोथ, या पढ़ रहे हो आप सस्टेनेबल ग्रोथ, तो क्या आप इसके अंतर्गत 5 पॉइंट पढ़ रहे हो, या कि पढ़ते हो कि इस विषय के बारे में एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कहता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कहता है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट का अपना अपना स्टडी है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, उनका अपना अपना प्रेजुडिस भी है, और इस आधार पर उनका डिसीजन मेकिंग डेवलप हुआ है। हम दोनों के इन्स एंड आउट्स को जानते हैं और इस आधार पर अपनी ओर से एक अलग समझ बना सकते हैं। यदि दूसरे स्टाइल को आपने पकड़ लिया है तो यूपीएससी आपके लिए सहज हो जाएगा, और पहले स्टाइल पर आप हैं तो आप बेसिकली एसएससी की तैयारी करने के लायक हैं। लायक है का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर विजडम नहीं है दूसरे वाले में जाने का, मैं कह रहा हूं कि आपका पैटर्न गलत है। आपका पैटर्न एसएससी वाला है और उस तैयारी से आप एसएससी ही पास कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहानी क्या है कि एसएससी की तैयारी से यूपीएससी पास करने की जो एक प्रवृत्ति मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में अपने आसपास के विद्यार्थियों में, वो प्रवृत्ति खतरनाक है। वो विद्यार्थी अपने आप को जितना जल्दी हो सके दूसरे पैटर्न में लेके जाएं। रैशनल डिसीजन मेकिंग अगेंस्ट वेरियस ओपिनियंस इज द बेसिक ऑफ द कॉग्निटिव विजडम। विभिन्न विषय को लेकर अनेक मत है, अनेक मतों के अंतर्गत जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है, उस रैशनल डिसीजन मेकिंग तक पहुंचना आपके लिए अनिवार्य है। यूपीएससी वाले आपकी परीक्षा इसी कसौटी पर करेंगे। प्रदीप, इंटेलेक्चुअल डिबेट एग्जैक्टली सर, आवर जर्नी इज लैक। हाँ, गुड गुड। पीपी राज, यस सर, सही बात बेटा। आलोक, राइट। दीपक पांडे, राइट। तो अब हम लोग इन बातों से अलग थोड़ा पर्टिकुलर हो जाते हैं। आप लोग इस बीच में कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो सवाल पूछते रहिएगा, मैं यदि उसे देखूंगा तो निश्चित तौर पर रेस्पॉन्ड कर दूंगा। तो अब थोड़ा सा पर्टिकुलर होते हैं, और उस पर्टिकुलरिटी के अंतर्गत मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उत्तर लेखन की कुछ बातें हैं
जिसका ख्याल रखना है आप लोग को। इसके तहत हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है, बोर्ड का कलर चेंज कर दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आंसर राइटिंग करने वाले विद्यार्थी को यह ध्यान रखना है कि उसे विषय की गहरी पढ़ाई करनी चाहिए। गो फॉर द लिटिल डिटेल एंड गो फॉर द डेप्थ। गो फॉर द लिटिल डिटेल एंड गो फॉर द डेप्थ। इस डेप्थ में चलकर देखोगे तो हमने कहा कि सबसे पहला आंसर राइटिंग की बात बोल रहा हूं। आंसर राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं। सबसे पहले पॉइंट का सबसे पहला सब पॉइंट है गो टू द डिटेल। कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आप यदि सोचते हो कि एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाई करके, बेसिक लेवल की पढ़ाई करके यूपीएससी पास कर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। एनसीईआरटी अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं है। इसका अंतर समझिए, अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं है। तो आपको अपनी जानकारी को एडवांस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। एडवांस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। नए नए रिसर्चेस होते रहते हैं विभिन्न विषयों में। जैसे मैं यदि हिस्ट्री ऑप्शनल की बात बताऊं तो हिस्ट्री ऑप्शनल में जो नया नया रिसर्च हो रहा है उन रिसर्चेस को जानना पड़ेगा। यदि आप रिसर्च नहीं जानते हैं तो आपसे धोखा हो जाएगा। इस दफा ही आप यूपीएससी के पीटी का क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिए तो आपको यह पता चले कि पीटी में 3-4 क्वेश्चन जो ज्यादा डिफिकल्ट हैं वो मॉडर्न इंडिया साइड से इशिता बनर्जी दुबे की किताब से आए हैं। इशिता बनर्जी दुबे की किताब का तो नाम ही बहुत लोग नहीं जानता होगा, लेकिन उस तरह की किताबों का कवरेज यदि होता रहेगा तो आप पीटी में ही नहीं मेंस में भी काम कर पाएंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब मैं अपने बच्चों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो 10 टेस्ट के लिए लगभग 280 क्वेश्चन जब मुझे करना होता है तो मुझे कम से कम 50 से 60 किताबों से गुजरना होता है। और वो 50-60 किताब के दौरान मैं ग्रोवर और बिपिन चंद्रा इन किताबों का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। वो एनसीईआरटी किताबों का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता हूं। एनसीईआरटी, ग्रोवर और बिपिन चंद्रा मैंने विद्यार्थियों के जिम्मे छोड़ दिया है, क्योंकि यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि 1857 के विद्रोह के 5 कारणों की चर्चा करिए तो वो 5 कारण की चर्चा करने के लिए किसी गंभीर विद्यार्थी को रजनीश राज की जरूरत नहीं है। रजनीश राज की जरूरत तभी होती है कि जब वो इशिता बनर्जी दुबे की किताब से 15-20 क्वेश्चन निकाल के बता दे कि चलो ये बुक तुम्हारे लिए कवर्ड है, अब तुमको इस बुक और उसके लेखक का नाम नहीं जानने का भी नुकसान नहीं होगा। यदि मैं आपको कहूं कि आपको पर्सिबल स्पीयर की किताब से मैंने 30-32 क्वेश्चन निकाल के दे दिया और पर्सिबल स्पीयर की किताब तुम्हें अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम इतने से ही तैयार समझो अपने आप को। तुमको यदि मैं कहूं कि वंश की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वंश की किताब से मैंने तुम्हारे लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में कम से कम तो 18-20 क्वेश्चन निकाल के रख दिया, तो तुम वंश की किताब और उसके लेखक या उसके टाइटल्स को न भी देखो तो भी नुकसान नहीं होगा। यदि मैं कहूं कि डेविड थॉमसन की यूरोप सिंस नेपोलियन से कम मैंने 40-42 क्वेश्चन निकाल के रख दिया है, एक साल में नहीं, अनेक सालों में लगातार जब टेस्ट कराता रहता हूं, लगातार जब क्लास में पढ़ाता रहता हूं, तो यदि मैंने 40-42 क्वेश्चन निकाल दिया तो आपको अब उस किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप कहिएगा क्या उसमें से 42 क्वेश्चन बनेंगे या किसी किताब में से 20 क्वेश्चन बनेंगे? तो 20 या 42 या 38 या 36 की बात नहीं है। बात है कि जब बेसिक मैंने पढ़ा दिया, कई किताबों से जोड़कर मैंने आपका क्लास नोट्स तैयार करा दिया, कई किताबों से जोड़कर मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दे दिया, कई सारे किताबों का अध्ययन करके तो लोगों ने एनसीईआरटी भी लिखा है। उन सबको पढ़ने के बाद कुछ अतिरिक्त यदि प्राप्त हो रहा है किसी किताब से, उसी अतिरिक्त से मैं क्वेश्चन करता हूं। अब उस अतिरिक्त के तौर पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं से 20 क्वेश्चन, कहीं से 22 क्वेश्चन, कहीं से 30 क्वेश्चन, कोई नंबर फिक्स नहीं है। जो मुझे अट्रैक्ट करता है क्वेश्चन मेकिंग के ख्याल से, वहां से क्वेश्चन बना देता हूं। और इस तरीके से आपको अंदाजा भी नहीं लगता है कि आप अपनी तैयारी के दौरान 50-60 किताबों का कवरेज पढ़ रहे हैं। और ये जब 50-60 किताबों का कवरेज पढ़ते हैं ना, इसी वजह से 300 या उससे ज्यादा नंबर आता है। आप देखोगे कि 54% पे जिस साल यूपीएससी में टॉप किया विद्यार्थी, उस साल गौरव को
62% मार्क्स आया हिस्ट्री में। 54% पे टॉप किया विद्यार्थी। और उस दूसरे बच्चे को मैं देख रहा हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा है ये, इसको 62% मार्क्स आया, 310 नंबर आया। और 310 नंबर जिसके आया है वो 31st रैंक लाया, 31st रैंक, क्योंकि इसको जनरल स्टडीज में उतना ज्यादा नंबर नहीं आया। तो 62% मार्क्स लाया कौन? हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है। नंबर 3, ये इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, ये हिस्ट्री का पीएचडी नहीं है। और नंबर 4, इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री में 155 नंबर आया था, एग्जैक्टली 155। और उसको लास्ट अटेम्प्ट में जहां वो सेलेक्ट हुआ है 31st रैंक के साथ में, उसको 310 नंबर आया है। आप में से जो देखना चाहे वो सेहंता आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर गौरव कुमार का इंटरव्यू सुन ले, वो खुद ही बोल रहा है 155 नंबर से लेके 310 नंबर की यात्रा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि गौरव के आने के दिन क्लास में भी रहे होंगे, तो आप लोग इस बात को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। क्या 19 क्वेश्चन आए थे और सारे के सारे हमने आपसे समझ के बना लिया। वाह नरेश, अच्छा है। देव शक्ति, खूब खुश रहिए। रमेश चौबे, वाह रमेश चौबे, तो तुम तो अभी कहां हो पोस्टेड? सत्य कड़वा होता है बट यू आर राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि आप गौर करके देख लीजिए कि 62% मार्क्स आ रहा है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को आ रहा है, नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के विद्यार्थी को आ रहा है, और उसको आ रहा है जिसको कि इसके पहले मात्र 155 नंबर आया था। आप यह समझने की कोशिश करिए कि नंबर 1 आपको भी आ सकता है, और नंबर 2 बच्चों का खेल नहीं है नंबर लाना। हिंदुस्तान में उस साल इससे ज्यादा नंबर किसी को नहीं आया था। और कहानी यह है कि ये एक अकेला सब्जेक्ट है। अब कोई कह देगा कि हिंदी ऑप्शनल में भी तो ऐसा हो रहा है, तो हिंदी ऑप्शनल में तो हिंदी में न लोग लिखेगा। हिस्ट्री एक अकेला सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों का तुम परफॉर्मेंस पलट कर देख लो तो 10 में से कम 7 साल ऐसा मिलेगा जबकि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स गेटर है, और 7 में से 7 साल वो विद्यार्थी मेरा है। 7 साल मिलेगा 10 में से, जिसमें कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स गेटर है, और 7 में से 7 साल वो मेरा ही स्टूडेंट है। तो उसका कुछ कारण होगा। कारण क्या है? मैंने आपको बताया कि आप बेसिक किताब पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया नोट्स पढ़ते हैं, मेरे द्वारा क्लास में पढ़ाया हुआ पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावे जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तब, और जब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं तब, उसमें एक टेस्ट में कम से कम 50-60 किताबें कवर की जाती है, और यदि मैं सारे टेस्ट को मिला दूं तो सैकड़ों किताबों का कवरेज है। उन सैकड़ों किताबों के कवरेज से जो आपका लाभ होता है, उस लाभ के बारे में आपको टेंजिबल तरीके से पता भी नहीं चलता है, लेकिन इनटेंजिबल तरीके से, अमूर्त तरीके से आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी समझ, इन सबों में वो स्तर आ जाता है जिसके बदौलत आपको वो हाईएस्ट किस्म का नंबर आ जाता है। इसके बाद आप मेरी बात समझिए, मैं आपको इसके बाद जो कहना चाह रहा हूं, अभी भी बिजनौर में हो, मैं तुमसे पिछली बार तो बिजनौर में ही मिला था रमेश, तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको मैं गौरव के नंबर और नंबर के पीछे के सीक्रेट, और उसमें 50-60 किताबें एक ही साल के टेस्ट, और उसके बाद सैकड़ों किताबें तमाम टेस्ट को मिलाने के बाद आपका कवर हो जाता है, इस बात के पीछे का जो मेरा पर्पस है वो समझो। मेरा पर्पस यह है कि तुम यदि अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करोगे ना, अपने आप को अपग्रेड करोगे ना, तो तुम जीएस में भी 500 ज्यादा नंबर पाओगे। तुम यदि अपने आप को अपग्रेड कर लोगे तो तुम जीएस में भी 500 से ज्यादा नंबर पाओगे। तुम्हारे विजडम में कमी नहीं है। विजडम का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, उसका कोई मीडियम नहीं होता है, परिश्रम करने की क्षमता का कोई मीडियम नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे माथे में जटा लगा के नहीं आते हैं, उनके माथे से गंगा नहीं बहती है। उनके मटेरियल्स अच्छे हैं, उनका मेथोडोलॉजी अच्छा है, उनके टीचर्स अच्छे हैं,
तुम भी अपने लिए टीचर चुनो, जो टीचर चुनना है चुनो, लेकिन उसको ठोक बजा के चुनो। और चुनने के बाद भी राजनीतिक दल का जैसे समर्थन करते हो ना आंख मूंद के, वैसा समर्थन मत किया करो। यदि तुमको लगे कि टीचर मेरा यूपीएससी के स्तर पे पढ़ा नहीं रहा है, तो बोल दो उसके जुबान पे ही कि सर आप तो एसएससी पढ़ा रहे हो सकता है कि तुम्हारी ये आलोचना उसको सचेत कर दे, उसको जिम्मेदार बना दे, उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करे, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, वो अच्छा टीचर हो जाए। तो कभी कभी विद्यार्थी भी अच्छा टीचर बनाता है। अपना कैरियर किसी को मत दो ऐसे। तो यूपीएससी के जनरल स्टडीज में भी तुम 500 नंबर ले आ सकते हो, इस बात का यकीन मेरे अंदर है। तुम अपने अंदर वो यकीन डेवलप करो। अवनीश अवस्थी, आपसे पढ़ना चाहता हूं, बस कोचिंग खुलने की देर है। आजा बेटा, ठीक है, स्वागत है आपका। गुलशेर, आपके हिस्ट्री स्टूडेंट में ही यही दम है। मेरे हिस्ट्री स्टूडेंट में दम है, मेरे अपने स्टूडेंट पे मुझे बहुत यकीन रहता है, उनमें सही दम है। और मेरा स्टूडेंट मेरा भाग्य है, मेरा स्टूडेंट मेरा प्राइड है, और मेरा स्टूडेंट मेरे सफल होने और मेरे सार्थक होने का आधार है। मैं जानता हूं कि अच्छा करेगा, और अच्छा करने के लिए जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो संबंध है वो प्रेम का, विश्वास का होना चाहिए। और वो प्रेम और विश्वास कई कसौटियों से गुजरने के बाद डेवलप होता है, और वो कसौटी हमने गुजारा है। हम अपने विद्यार्थियों के ऊपर भरोसा करते हैं, और वही भरोसा मैं बार बार आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं कि यदि आपने ठान लिया तो आप जनरल स्टडीज में भी 500 नंबर ले आएंगे। मैं किसी कोचिंग के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, किसी कोचिंग के बारे में अच्छा भी नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास में एक मौका है, वो भी इस मौके का इस्तेमाल करें और अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ एडिशनल, कुछ ओरिजिनल, कुछ एडवांस, कुछ मीनिंगफुल लेकर आए। अच्छा, आप हमारे रुड़की में स्टूडेंट? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं क्या? हाँ भाई, ऑनलाइन कोर्स करवाता हूं। ऑनलाइन में तो अभी लगा हुआ हूं आपके साथ, अभी ऑफलाइन तो चल ही नहीं रहा है, दिल्ली में तो बंद ही पड़ा हुआ है। आप ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए चाहेंगे तो सेहंता आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां से आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। खैर, हम यहां चलकर देख रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए, डिटेल। डिटेल के बाद अगला पॉइंट और क्या चाहिए? तो डिटेल के बाद कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यहां डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन मात्र मत समझिएगा। वो कहते हैं कि जैसे हिस्ट्री को लेकर देखूं तो हिस्ट्री के बारे में एक इंटरप्रिटेशन है, उसकी एक परिभाषा है कि हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज। हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, जिसमें क्या पढ़ते हैं आप? अध्ययन की एक विधा है जिसमें आप पढ़ते हैं इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी। तो ये जो अध्ययन की विधा है, इस अध्ययन की विधा में आप इन सब विषयों को पढ़ते हैं। मान लो कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इकोनॉमी के अंतर्गत उनका ट्रेड पढ़ रहे हो आप, ट्रेड या इंडस्ट्री पढ़ रहे हो आप। तो यदि आपको ट्रेड की समझ नहीं है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का समावेशन होना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितना डिटेल पढ़ना है पढ़ लो, आपका काम नहीं बनेगा। हड़प्पा सभ्यता के फैक्ट्स आप पढ़ोगे भूलोगे, आज पढ़ोगे 2 दिन 3 दिन में भूल जाओगे। कहते हैं कि हिस्ट्री है बेवफा, सुबह पढ़ो शाम सफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। तो हिस्ट्री बेवफा नहीं है, आप हिस्ट्री को उसके स्पिरिट के साथ पढ़ नहीं रहे हैं, यह गलती है। इतिहास एक अध्ययन की विधा है जिसमें कि एक देश काल के अंतर्गत इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी का अध्ययन करना होता है। तो आप किसी भी देश या काल के साथ जुड़िए तो
समझिए कि आपको इसमें इकोनॉमी पढ़ना है। तो पहले ये समझिए कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड, उसके अंतर्गत हो सकता है बैंकिंग सिस्टम, करेंसी का सिस्टम। इन सारी बातों को जब आपने एक बार डिसाइफर कर लिया तो देखिए कि मान लीजिए पढ़ना पड़ता है ट्रेड। ट्रेड में पैटर्न देखिएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना पड़ता है, पहले यह बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। यदि आपको यह मालूम है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें यह देखना होता है कि जिस भी टॉपिक का अध्ययन हम कर रहे हैं उस टॉपिक के कालखंड के राजवंश या सभ्यता का उदाहरण लेकर देखते हैं कि इनका ट्रेड कहां कहां से चलता था, तो दुनिया के अंतर्गत उनके ट्रेड का नेटवर्क देखेंगे। ट्रेड के नेटवर्क को देख लिया तो हम ये देखेंगे कि फिर ट्रेड में आयात क्या होता था, निर्यात क्या होता था, ट्रेड का वॉल्यूम कितना था, आयात निर्यात के अंतर्गत देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में था। उसके बाद फिर देखेंगे कि इनके ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था थी, वो समुद्र के रास्ते होता था, वो थल मार्ग होता था, जलमार्ग या थल मार्ग होता था। इतने के बाद हम देखेंगे कि इस ट्रेड के विकसित होने के लिए जिम्मेदार कारण क्या थे। कारण तो एग्रीकल्चर में भी होगा, इंडस्ट्री में भी होगा, कारण पॉलिटिकल सिस्टम में भी खोजा जा सकता है, कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खोजा जा सकता है, कारण मॉनेटरी सिस्टम में भी मिलेगा, कारण आपको बैंकिंग में भी मिलेगा, कारण आपको तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी मिलेगा। तमाम कारण को खोजिए। समाज में कोई वर्ग ऐसा हो सकता है जो व्यापार के लिए अनुकूलता देता है, तो उससे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। संस्कृति की भूमिका सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। देखिए कि कितनी भूमिका किसकी नजर आ रही है। इन सारे कारणों को खोज लीजिए। एक दफा आपके दिमाग में यदि व्यवस्थित हो गया कि इंटरनेशनल ट्रेड को दिखाने के लिए किन किन बातों का समावेशन होता है, उसके बाद आप हड़प्पा पढ़िए। हड़प्पा के फैक्ट्स को आप अपने ही दिमाग से खोजे गए स्ट्रक्चर के साथ में अटैच कर दीजिए। आप कल ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, अच्छा ऑफिस के लोग आपसे संपर्क कर लेंगे, आप अपना नंबर यहां लिख दीजिएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने खोजे गए स्ट्रक्चर के साथ तथ्य को अटैच कर दीजिए। यदि आपने तथ्य को अटैच कर दिया एक स्ट्रक्चर के साथ, तो गौर करके देखो, एक बार तुम्हारे दिमाग में यदि बात बैठ गई कि हड़प्पा सभ्यता का ट्रेड हमें लिखना है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत हमें यह देखना है कि उनका ट्रेड कहां कहां से चलता था, कहां कहां से चलता था, तुम्हें खोजना है। और तुमको पता चल गया कि मेसोपोटामिया से चलता था, तुमको पता चल गया ईरान से चलता था। अब बताओ, मेसोपोटामिया से चलता था और ईरान से चलता था, ये दो फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन फैक्ट यदि अकस्मात आ जाए बिना खोजे तो अरुचिकर, बोझिल, याद करना मुश्किल, याद रखना मुश्किल। और यदि फैक्ट मिले खोजने के बाद तो स्वागत योग्य, सम्मान के योग्य, रुचिकर, याद रखने में दिक्कत ही नहीं, जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करके नंबर ले आएंगे। यही है रियल डिफरेंस हिस्ट्री की समझ के साथ हिस्ट्री पढ़ने और बिना समझ के साथ हिस्ट्री पढ़ने में। जिनको हिस्ट्री की समझ नहीं है वो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और इस नाते हिस्ट्री पढ़ने से विद्यार्थी तौबा कर लेता है। और जिनको हिस्ट्री की समझ है वो हिस्ट्री पढ़ा दें और हिस्ट्री सब्जेक्ट रुचिकर ना लगे, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। दुनिया में सबसे रोचक सब्जेक्ट को यदि है तो इतिहास है। क्यों? क्योंकि इतिहास तो कहानी है। हिस्ट्री इज ए स्टोरी, और स्टोरी रुचिकर ना लगे ये हो ही नहीं सकता। स्टोरी रुचिकर ना लगे तो साहित्य कब का खत्म हो जाता, स्टोरी रुचिकर ना लगे तो फिल्में कब की खत्म हो जाती, स्टोरी रुचिकर ना लगे तो थिएटर कब का खत्म हो जाता, ओपेरा हाउस कब का खत्म हो जाता। स्टोरी तो रुचिकर होती ही होती है, एंड हिस्ट्री इज ए स्टोरी। और किसकी स्टोरी है? हमारे पूर्वजों की स्टोरी है। और वो स्टोरी है जिसने कि विकास के क्रम से गुजरते हुए हमको हमारे आज तक पहुंचाया है। और ये वो स्टोरी है कि जिसे हम समझ लें और आज उसके आधार पर अपना डिसीजन मेकिंग करें तो आने वाले कल के लिए भी हमको एक सुखद भविष्य मिलेगा। तो स्टोरी है, रोचक होना ही होना है, और हम उसको रोचक तरीके से पढ़ते नहीं। जब रोचक तरीके से हम पढ़ते नहीं तो हमको लगता है कि इतिहास है बेवफा, सुबह पढ़ो तो शाम सफा। तथ्य से भागो मत,
लेकिन भागने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रक्चर पहले डेवलप करो। मैंने कहा हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज। जब तुमने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की बात मैंने बता दिया। अब दूसरा उदाहरण लेके देखो। यदि तुमको लिखना पड़े कि, चलो एक छोटा सा पॉइंट पहले बता देता हूं, फिर आपको दूसरी ओर लेके जाऊंगा। एक दफा आपने यदि हड़प्पा के काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर स्ट्रक्चर बना लिया, उसके साथ उसका फैक्ट जोड़ लिया, गौर करके देखो, अब तुमको आगे चलकर इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कितने जगह पढ़ना पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुम्हें 6th सेंचुरी बीसी के दौर में भी पढ़ना पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुमको मौर्योत्तर काल में भी पढ़ना है, गुप्त काल में भी पढ़ना है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी पढ़ना है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको मध्यकाल में भी पढ़ना है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको मॉडर्न एज में भी पढ़ना है, बीच में 18th सेंचुरी में भी पढ़ना है। तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको 7-8 जगह पढ़ना पड़ेगा। एक दफा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया, उसी स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी बातें कभी कभी जुड़ेगी एडिशनल, अदरवाइज स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। फैक्ट्स बदलते रहेंगे और वो भी खोज कर तुम तथ्य ले आओगे कि 18th सेंचुरी में देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का नेटवर्क कहां कहां से था, आयात निर्यात की सामग्रियां क्या क्या थी, हम कितना आयात करते थे, कितना निर्यात करते थे, ट्रेड का बैलेंस हमारे पक्ष में था कि हम जिनके साथ करते थे उनके पक्ष में था। अच्छा चलो जो भी हो, जल मार्ग से कितना था, थल मार्ग से कितना था। उसके बाद देखते हैं कि इतना ज्यादा ट्रेड था तो इसका रीजन क्या था। किसी काल में हम देखते हैं कि ट्रेड गिर रहा था, तो अच्छा गिर रहा था तो रीजन क्या था। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुद्रा पद्धति में, मापतौल की इकाई में तमाम आर्थिक कारण नजर आएंगे जिससे कि ट्रेड बढ़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि राज्य की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, संस्कृति की क्या भूमिका है। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही फैक्ट खोजते जाएंगे। आप देखोगे कि हिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए। सोचो ना, स्ट्रक्चर बनाया तो फैक्ट जोड़ दिया, फैक्ट रोचक, और स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड so many times. Same structure with little bit changes will be used so many times. ये आपके लिए न सिर्फ सब्जेक्ट को छोटा कर देता है, बल्कि रोचक कर देता है, सार्थक कर देता है, अंकदायी कर देता है। यहीं पर मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड वाला मामला आप छोड़ दो, तो चल के देखो कि क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, यूपीएससी के ऑप्शनल वाले में, कि गुप्त काल में आम जन की दशा कैसी थी। आम जन जीवन की दशा, आम जन जीवन की दशा, आम जन जीवन की दशा के ऊपर क्या लिखना है, यह जाने बगैर यदि कोई आदमी गुप्त काल का इतिहास पढ़ लेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। पहले यह सोचो कि आम जन जीवन की दशा में किन की बातें लिखनी होती है। वो किसान, मजदूर, महिलाएं, दास, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अनटचेबल, ये सब वो लोग हैं जिन्हें हम आम जन में काउंट करते हैं। उन आम जन की दशा कैसी है, इसके साथ जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो हम निम्न मध्य वर्ग को भी शामिल कर लेंगे। ये आम वर्ग के लोग हो गए, इनकी दशा कैसी है। और तब है हिस्ट्री का डिबेट कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि गुप्त काल स्वर्णिम काल था, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो कहता है कि गुप्त काल में स्वर्णिम उपलब्धियां सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी, निम्न वर्ग के लोगों तक तो उपलब्धियां पहुंची ही नहीं थी। और तब हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। अमर्त्य सेन के इकोनॉमिक्स थ्योरी को पढ़ो तो कहते हैं कि दो शब्दों के इस्तेमाल से किसी काल के इकोनॉमी और सोसाइटी के इंटीग्रेशन को समझा जा सकता है। एक वर्ड है अवेलेबिलिटी, चीजों की उपलब्धता, उपलब्धता, और दूसरी बात, दूसरा शब्द है चीजों तक आपकी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। बाजार में अवेलेबल होना और अवेलेबल चीजों तक किसी का एक्सेस होना, किसी की पहुंच होना, दोनों दो चीजें हैं। बाजार में चीजें उपलब्ध थी गुप्त काल में, पिछले कालों की तुलना में ज्यादा और बेहतरीन निश्चित तौर पर, लेकिन क्या गुप्त काल में
बाजार में उपलब्ध वो सारी सामग्रियां सब तक एक्सेसिबल थी? नहीं। डोम का क्या, चांडाल का क्या, सती होती हुई महिलाओं का क्या, किसान जिनके ऊपर भाग के साथ में भोग और उदरंग और ऊपरी कर जैसे बोझ पड़ रहे थे, उनका क्या? दासों की 15 श्रेणियां नजर आती हैं जिनकी चर्चा नारद स्मृति में हुई है, उनका क्या? अब देखो कि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास हैं, ये एक फैक्ट है, याद रह जाएगा, क्योंकि आप दास की दशा दिखाना चाह रहे हो। आपके दिमाग में ही अर्ज है कि दास की दशा को लेकर कोई यदि जानकारी मिल जाए तो हम बहुत बढ़िया लिख देंगे। आपके दिमाग में ही अर्ज है कि महिला की दशा को लेकर यदि हम दिखाना चाहते हैं कुछ, तो कौन कौन सी बातों के आधार पर अपनी कहानी बनाएंगे। यू विल नॉट गेट द फैक्ट, सो यू विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द स्टोरी। तुम्हारा दिमाग ही तुमको चैलेंज करता रहेगा कि इस बात को लेकर हमारे पास में फैक्ट नहीं है, और फैक्ट नहीं है तो मेरी कहानी नहीं बन पा रही है। तुम फैक्ट की खोज करते रहोगे, और जब खोजने के बाद फैक्ट मिलेगा, वो फैक्ट तुम भूलोगे नहीं। तुम फैक्ट से डरोगे नहीं, तुम तथ्यों का स्वागत करोगे बाहें फैला के। जो तथ्यों का स्वागत करना चाहता है बाहें फैलाकर, वो स्ट्रक्चर को समझे। जो स्ट्रक्चर समझ लेगा उसको इतिहास हमेशा अंकदायी नजर आएगा। अब देखो, क्वेश्चन आया है, मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच में महिलाओं की दशा कैसी थी? मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच में महिलाओं की दशा कैसी थी? जब मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच में महिलाओं की दशा कैसी थी, इस पे क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के दौर की महिलाओं की दशा का अध्ययन करना बाद का काम है। सबसे पहले यह समझो कि महिला की दशा यदि हमें दिखाना है तो किन किन बातों को दिखाना चाहिए। यदि आपको यह मालूम हो जाए कि महिला की दशा को हम कुछ 7-8 बिंदुओं के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, उन 8 बिंदुओं का स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। मैं तमाम 8 बिंदु अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि सारी बातें बताने लगूंगा तो मैं कुछ ही बात बता पाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि यदि वो 7-8 बिंदु आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो उन 8 बिंदुओं का इस्तेमाल आपको कहां कहां करना पड़ सकता है। हो सकता है कि महिला की दशा उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर पूछ दिया जाए। महिला की दशा को लेकर 6 सेंचुरी बीसी पे कोई क्वेश्चन आ जाए। महिला की दशा को लेकर आपको हो सकता है कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए। हो सकता है कि महिला की दशा को लेकर पूर्व मध्य काल में अलग से क्वेश्चन आ जाए, आया ही है, सिलेबस में दिया ही हुआ है। महिला की दशा कैसी है, इसको लेकर दिल्ली सल्तनत में कोई क्वेश्चन आ जाए, मुगल काल का कोई क्वेश्चन आ जाए। महिला की दशा कैसी थी कश्मीर में अकॉर्डिंग टू कल्हन, ये क्वेश्चन आ जाए। किसी को लगेगा कि कल्हन की किताब में महिला की दशा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कितना डिटेल क्वेश्चन है। बहुत गहन नॉलेज चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मात्र 4-6 तथ्य जानोगे हो जाएगा। कि महिला की दशा पर कहीं भी लिखोगे तो यह लिखना होता है कि पिता को कैसी संतान चाहिए, या माता पिता को कैसी संतान चाहिए। पुरुष संतान की कामना है। संतान हो जाने के बाद में 16 संस्कारों की संकल्पना है हिंदुओं में। संस्कारों की व्यवस्था कैसी थी महिलाओं के लिए, कंपैरेटिव स्टडी कर लोगे पुरुषों के साथ में। अन्नप्राशन कैसा है, उपनयन कैसा है, विवाह कैसा है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, विवाह के बाद संबंधों का निर्वहन करने के लिए क्या आदर्श दिया गया है, संपत्ति का अधिकार कैसा है, सार्वजनिक जीवन में भूमिका कैसी है, धर्म इस मामले में क्या कह रहा है, मृत्यु के बाद जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध के अंतर्गत कैसी भूमिका कही गई है। यदि ऐसी बातों को ही लिखना है तो चाहे कल्हन की किताब के आधार पर लिखना हो, और चाहे हमें पूर्व मध्यकाल की महिला की अवस्था लिखना हो, या मुगल काल की महिला की अवस्था लिखना हो, या अकबर के काल की महिला की अवस्था लिखना हो, या शाहजहां के काल की महिला की अवस्था लिखना हो, या हमें मराठा काल की महिला की अवस्था लिखना हो, हमारे स्ट्रक्चर मोटे तौर पर सेम रहेंगे। इक्का दुक्का बातें कुछ कुछ बदलेगी देश काल के मुताबिक। और ऐसी स्थिति में
आपके पास यदि 4-6 तथ्य भी हो, और 4-6 तथ्य मुश्किल नहीं होता है, 4-6 तथ्य भी हो तो आप अपना आंसर गढ़ लोगे। क्योंकि एक बात और ध्यान रखो, यूपीएससी में इस तरीके का रेयर क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो रेयर क्वेश्चन आता है प्राय 10 नंबर का, 150 शब्दों में। 150 शब्द तो शुरू करते ही खत्म हो जाता है। वहां सबसे बड़ी जरूरत होती है कि बहुत ही प्रासंगिक बातें करो, उपयोगी बातें करो, और उपयोगी बात करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर बनाओ। इस तरीके से आप देखो तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि गंधार कला, अजंता की पेंटिंग, द्रविड़ शैली, का स्थापत्य। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आया है तो सबसे पहली जरूरत होती है कि यदि क्वेश्चन आया है गंधार की मूर्ति कला की शैली, तो मूर्ति कला में हमें कौन कौन सी बातें लिखनी होती है, हमें इसका बोध विकसित करना चाहिए। यदि मूर्ति कला के अंतर्गत हम किसी स्ट्रक्चर को बनाने में कामयाब हो गए तो हम आंसर लिख ही देंगे, चाहे वो गंधार पूछे, चाहे मथुरा पूछे, चाहे अमरावती पूछे, चाहे सारनाथ पूछे। हमें मालूम होना चाहिए कि मूर्तियों के निर्माण के लिए नंबर 1 सामग्री की जरूरत होती है कि कौन कौन सी सामग्री से मूर्ति बना रहे हो। या तो मूर्तियां आप मिट्टी से बनाओगे तो मिट्टी से मूर्ति जो बनाते हो वो तो गीली करके आपने मिट्टी से मनमाफिक स्वरूप दे दिया। या तो मूर्तियां आप धातु से बनाओगे, धातु की मूर्तियां जब भी बनाओगे तो आप लॉस्ट वैक्स सिस्टम, लुप्त मोम प्रणाली से ही बनाओगे। या तो आप पत्थर से बनाओगे, तो पत्थर से मूर्तियां जब भी बनाओगे तो पत्थर को छील छील के बनाओगे, चिसलिंग के माध्यम से बनाओगे। और पत्थर को छील छील के चिसलिंग के माध्यम से जब मूर्तियां बनाते हो तो उसके लिए सामान्यतया सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कठोर पत्थर को छीलना मुश्किल है। और सेलखड़ी पत्थर मिट्टी और पत्थर के बीच की श्रेणी है, टेक्निकली उसे पत्थर कहा जाता है। अब देखो हड़प्पा काल की मूर्तियों के बारे में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा काल की मूर्तियां, जो पत्थर की मूर्तियां थी, वो किस श्रेणी के पत्थर से बनी हुई थी। तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो अपने आप बना दो। आपको यह मालूम हो गया कि मूर्ति के अध्ययन में देखना पड़ता है कि सामग्रियां क्या थी। दीपक सिंह, जय हिंद, फ्रॉम तेजपुर असम। जय हिंद दीपक। तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, जब सामग्रियां आपने देख लिया, सामग्रियों के बाद है मूर्ति बनाना चाहते हो ना, सारी सामग्री जुटा लिए, विषय खोजो। कौन से विषय की मूर्ति बनाओगे? वो धार्मिक विषय हो सकता है, धर्मेतर विषय हो सकता है, वह राजनीतिक विषय हो सकता है, राजा की मूर्ति बना सकते हो, पशु पक्षी की मूर्ति बना सकते हो, खिलौने बना सकते हो। यदि तुमने धर्म का चुना तो देखो धर्म के अंतर्गत कौन सा विषय है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सभी धर्म है। जैसे गंधार में देखोगे बुद्धिज्म एक्सक्लूसिव है, और यदि आप मथुरा में आ जाओ तो इंक्लूसिव है, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, वैष्णव भी है, शैव भी है, शाक्त भी है, इंक्लूसिव हो गया। इस तरीके से आप देखो विषय क्लियर हो जाएगा। तो विषय क्लियर होने के बाद मूर्तियां बना रहे हो तो देखो कि मूर्ति के निर्माण की परिपक्वता कैसी है। गंधार में देखोगे परिपक्वता आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसी है, मथुरा में विकास का एक क्रम दिखाई देगा। उसके बाद तब देखो कि मूर्तियां जब बनाई जा रही हैं तो इन मूर्तियों के निर्माण के लिए कुछ स्टाइल डेवलप हुआ है, वो स्टाइल कहां से आया है। या तो आप किसी बाहर की संस्कृति के संपर्क में गए और आपने उनका स्टाइल सीख लिया, या तो आपने अपने देश के अंदर ही धीरे धीरे उसे डेवलप होते देखा है। यदि बाहर के संपर्क में गए और आपने सीख लिया तो पहले ही दिन से आप उनका नकल करते हुए परिपक्व मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। गंधार वाले में यही हुआ है, इसीलिए पहले ही दिन से परिपक्व है। और मथुरा वाले में जाकर देखो, यह देश के अंदर की कला शैली है जो इवॉल्व हुई है, इमेच्योर से मिच्योर की ओर गई है, इसलिए इसमें आपको कई लेवल नजर आएगा। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि मथुरा शैली लोकल शैली है।
अहमद अली सुल्तान फ्रॉम लद्दाख। हाय, नमस्कार। तो हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने ये स्टाइल चुन लिया कि पकड़ लिए हम कि ओरिजिनल कौन है, इवॉल्व कौन किया है देश के अंदर उसकी कला परंपरा से और कौन विदेश से आया है, उसके बाद तब हम देखते हैं कि इसका संरक्षण कौन कर रहा था, संरक्षण करने वाला शासक कौन है। फिर हम देखते हैं कि यह कला शैली आखिर देश काल की कौन सी प्रेरणा से विकसित हुई है। फिर यदि आपने इन बिंदुओं को दिखा दिया तब देखेंगे कि इनकी मूर्तियों को देखने से हमें उस युग का इतिहास कैसे समझ में आता है। यदि 5-6 बिंदु आपको मालूम है, इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर आप गंधार भी लिख सकते हो, मथुरा भी लिख सकते हो, अमरावती भी लिख सकते हो, सारनाथ भी लिख सकते हो, और यही 4 शैलियां पढ़ना है आपको। अब गौर करने लायक बात है कि जब आप गंधार में जाओगे या मथुरा में जाओगे या अमरावती में जाओगे और सारनाथ में जाओगे तो आपको इनसे संबंधित पॉइंट खोजने के बाद फैक्ट खोजने की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट जब खोजोगे तो तुमको वो फैक्ट स्वागत योग्य लगेगा। तुमको लगेगा कि इन तथ्यों के बिना तो हमारी कहानी बन नहीं पाएगी। यू हैव पॉइंट्स इन योर माइंड बट यू डोंट हैव द फैक्ट, हाउ कैन यू राइट? एंड द मोमेंट यू विल गेट द फैक्ट, यू विल वेलकम द फैक्ट, देन हाउ कैन यू फॉरगेट द फैक्ट? यदि भूल जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग बता देगा ये वाला तथ्य तुमने पढ़ा था, भूल गए हो, कहानी कह नहीं पाओगे, जाओ तथ्य रिवाइज कर लो। यदि आपके दिमाग में ये वाला फिनोमेना डेवलप हो गया ना, आई टेल यू कि यू कैन डू द करिश्मा, यू कैन डू द ब्रेव हो। प्रदीप खूब खुश रहिए बेटा। ऐसे ही यदि आप अजंता की पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहिए पेंटिंग में, यह जरूरी है समझना। क्या लिखना चाहिए आर्किटेक्चर में, यह समझना है जरूरी। आपको पेंटिंग करना है, आपको कैनवास चाहिए, कैनवास के बाद में ब्रश चाहिए, ब्रश के बाद में रंग चाहिए, इसके बाद विषय चाहिए, इसके बाद शैली चाहिए, इसके बाद अभ्यास ताकि परिपक्वता आ सके, उसके बाद संरक्षण चाहिए। और फिर पेंटिंग को देखोगे, पेंटिंग को देखकर उस युग का समाज बता सकते हो, उस युग की संस्कृति बता सकते हो, उस युग की जीवन पद्धति बता सकते हो। इतनी बातों को जानते हो तो अजंता के ऊपर पेंटिंग पूछ दिया गया तो लिख दोगे, मुगल की पेंटिंग पूछ दिया तब भी लिख दोगे। स्ट्रक्चर आपको मालूम है, फैक्ट आप उसके ऊपर अटैच कर दो, यू कैन डेवलप द स्टोरी। ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि नागर शैली में कौन कौन सी बातें कही जाती है, द्रविड़ में कौन कौन सी बातें कही जाती है, बेसर में कौन कौन सी बातें कही जाती है, स्थापत्य में कौन कौन सी बुनियादी बातों का मेंशन होना जरूरी है। यदि ये जान गए तो चाहे मौर्य का स्थापत्य लिखना हो, चाहे गुप्त का लिखना हो, चाहे मौर्योत्तर का लिखना हो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य लिखना हो, चाहे आपको नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली का लिखना हो, या दिल्ली सल्तनत का लिखना हो, या मुगल काल का लिखना हो, या शाहजहां का लिखना हो, या अकबर का लिखना हो, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल फैक्ट चाहिए। और फैक्ट खोजने के बाद जब मिलता है, मैंने आपको 3-4 बार बता दिया, वो तथ्य आपको परेशान कभी नहीं करेगा क्योंकि आपने उनकी खोज किया। और यदि आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया और तथ्य आपके सामने में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, सर मुड़ाते ही ओले पड़े की जगह पर आपके लिए तथ्य स्वागत योग्य लगे, खोज के बाद मिला हुआ तथ्य लगे और आप उसके आधार पर कहानी गढ़ने में अपने आप को कैपेबल महसूस करने लगो। कितना बड़ा अंतर, इस अंतर को समझो, इस अंतर को आजमाओ, इस अंतर के आधार पर अपने आप को आजमाओ और आजमा के देखो यूपीएससी को। यूपीएससी तो तुमको इसी स्तर पर आजमा ही रही है, बस तुम उसकी कसौटी पे खड़े हो जाओ, तुम हर परीक्षा में खड़े नजर आओगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसके डिसिप्लिन को समझ लिया, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसमें अब ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। एक मैंने कहा गो टू द डिटेल, फिर आपको मैंने कहा गो टू द डिसिप्लिन, तब तीसरा पॉइंट है कि आपको मैक्रो एंड माइक्रो की समझ विकसित करनी पड़ेगी। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, इसकी समझ विकसित करने की जरूरत पड़ेगी।
ये बहुत अनिवार्य है ह्यूमैनिटी के विद्यार्थी के लिए। टेक्निकल बात बोल रहा हूं, समझना जरूरी है। यदि हम इसके टेक्निकलिटीज को डील करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जब हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो किसी भी विषय पर लिखने लगते थे तो हम 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 18 पॉइंट, 17 पॉइंट लिख के आते थे। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख कर आने के बाद हमको लगता था कि हम बहुत अच्छा नंबर लाएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छा लिखा है, हमारा कवरेज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन दिस इज नॉट गुड एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। यूपीएससी में आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी घटना के घटित होने के लिए प्रोमिनेंट तरीके से 3-4 पॉइंट्स ही होते हैं। उन्हीं को हम मैक्रो पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु। और एक मूल बिंदु के अंतर्गत कई सारे सहायक बिंदु आ जाते हैं। तो उन सहायक बिंदुओं को मूल बिंदु के साथ में अटैच कर देना ही आपके विजडम का प्रमाण है। यदि आपने उन सहायक बिंदुओं के साथ उनके मूल बिंदु का अटैचमेंट नहीं इवॉल्व किया है, देन द मेथड यू आर रीडिंग इज नॉट साइंटिफिक, नॉट इंटेलेक्चुअल। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मैक्रो एंड माइक्रो, समष्टि और व्यष्टि, इसको ध्यान में रखो। समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि माने बृहद और उसका लघु, इसको ध्यान में रखो। तो इस मैक्रो एंड माइक्रो का उदाहरण समझते हैं, समझेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। आप ये देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कारण है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण क्या है? यदि इस पे क्वेश्चन आ गया, हमारा आंसर कैसे जाना चाहिए? मैं 1000 किताब पढ़ो, चाहे एक छोटा सा लेक्चर सुनो, लिखना यदि तुमको है 150 से लेके 300 शब्दों के बीच के प्रश्न का उत्तर, तो यह समझना जरूरी है कि सारे बिंदुओं को जिनको तुमने प्रिपेयर कर लिया है उन्हें अरेंज करना नहीं आया तो फिर तो कहीं का माटी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इससे तो कुछ बात नहीं बनेगी। खुश रहिए राजनंदिनी। मेरे आंसर फॉर्मेटिंग को एक दूसरे से लिंक कर पाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां कह रहा हूं कि हम क्या देख रहे हैं कि मैक्रो को माइक्रो से जोड़ने की कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इसके कारण वाले उदाहरण के माध्यम से आप देखो। ये 3 बिंदु मैंने आप सामने रखा, आप इसके माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक कारण है कि परिवर्तन परिवर्तन अपरिहार्य था। परिवर्तन अपरिहार्य था। अपरिहार्य का मतलब इनएविटेबल, माने होना ही था, उसके बगैर काम नहीं चलता। दूसरा, परिवर्तन के तहत सुधार का विकल्प था। तीसरा, राजा सुधार नहीं किया। राजा सुधार नहीं किया। ये 3 बातें यदि आप जानते हो
तो आप प्रश्न का उत्तर निकाल दोगे। ऐसे समझना जरूरी है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। यदि हम इस बिंदु को नहीं समझेंगे तो एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर 1679 में क्यों नहीं, 89 में क्यों नहीं हुई, 1589 में क्यों नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि 1789 तक आते आते इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, इन सब स्तरों पर बहुत कुछ ऐसा डेवलप हो गया था कि जिसके बाद पुरानी व्यवस्था का सस्टेन करना अब इम्पॉसिबल लग रहा था। इकोनॉमी डेवलप हो गया, अर्बनाइजेशन आ गया, मिडिल क्लास मजबूत हो गया, कुछ हद तक वर्किंग क्लास मजबूत हो गया, आर्थिक संकट बढ़ जाने से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है और कर की प्रणाली भी गलत है, राजा भी वित्तीय संकट का शिकार है। ये सारी परिस्थितियां एक साथ आ जाती है। इन परिस्थितियों का समाधान खोजने के लिए सुधार जरूरी है। तो आप इन सारे बिंदुओं के डिटेल में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कई सारे ऐसे कारक नजर आएंगे जिनके आधार पर यह बात समझ में आती है सुधार अब अपरिहार्य था। यदि वो कारक ना होते जिनके कारण सुधार अपरिहार्य हो गया था तो फिर क्रांति नहीं होती, भले राजा सुधार ना करता। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिख लो डिटेल में कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसके बदौलत हम कह रहे हैं कि सुधार अपरिहार्य था। अब दूसरा पॉइंट है कि बदलाव यदि अपरिहार्य है, मैंने यहां क्या है, परिवर्तन, माफ करिए सुधार बोल दिया, परिवर्तन, माफ करिएगा, परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन अपरिहार्य है तो परिवर्तन कौन से रास्ते आएगा, रेवोल्यूशन या कि इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन या कि रिफॉर्म। परिवर्तन अपरिहार्य है क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है, तो परिवर्तन कौन से रास्ते से आएगा, दो विकल्प होता है, सुधार या क्रांति, रेवोल्यूशन या इवोल्यूशन। तो हम यह देख रहे हैं इस पैराग्राफ में हम ये बोलेंगे कि इवोल्यूशन वाला विकल्प खुला हुआ था। राजा यदि चाहता तो कर की प्रणाली में सुधार कर सकता था। राजा यदि चाहता तो विशेषाधिकार जो प्राप्त था चर्च को और कुलीन को, उसे खत्म करके किसानों और मध्य वर्ग को संतुष्ट कर सकता था। राजा यदि चाहता तो आर्थिक प्रणाली में संशोधन करके मध्यवर्गीय लोगों को आर्थिक आजादी देकर उन्हें संतुष्ट कर सकता था। राजा यदि चाहता तो वह स्वेच्छाचारिता के अंतर्गत संशोधन कर सकता था। राजा यदि चाहता तो स्वेच्छाचारी व्यवस्था की जगह पर कुछ हद तक लोकतांत्रिक व्यवस्था इंट्रोड्यूस करके अपनी क्रांति को रोक सकता था, अपने खिलाफ होने वाली क्रांति को रोक सकता था। या इसके अलावे राजा एक दूसरा विकल्प भी चुन सकता था। राजा यदि डेस्पोटिज्म से कोई समझौता किए बगैर भी इनलाइटेनमेंट की समानता वाले सिद्धांत को अपना लेता तो कुछ हद तक क्रांति को रोकने की संभावना बनती थी। फ्रेडरिक विलियम ने तो ऐसे ही क्रांति को रोका है, जोसेफ टू ने तो ऐसे ही क्रांति को रोका है, रसिया में भी बाद में हम देखते हैं कैथरीन ने ऐसे ही क्रांति को रोका है। नेपोलियन को बाद में फ्रांस के ही लोगों ने सपोर्ट किया है। नेपोलियन तो वही डेस्पोटिज्म को फॉलो करता है लेकिन समानता को लेकर आ जाता है। तो क्रांति को रोका जा सकता था सुधारों के रास्ते, सुधार के अनेक विकल्प खोले जा सकते थे। बस इतनी बात है कि हमने कह दिया कि सुधार संभव था, क्रांति रोका जा सकता था, लेकिन राजा ने सुधार नहीं किया। बस 3 पैराग्राफ में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो परिवर्तन अपरिहार्य था यह दिखाने में फिर हम कई सारे बिंदु कह देंगे। व्यापारी क्रांति आ गई थी, नगरीकरण आ गया था, मध्य वर्ग मजबूत हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, किसान परेशान हो गया था, मजदूर को भी बेरोजगारी और महंगाई के कारण परेशानी हो रही थी, और कर की प्रणाली के गलत होने के नाते मध्य वर्ग और किसान दोनों को शिकायत थी कुलीन और पादरियों की छूट के खिलाफ, और राजा भी आर्थिक संकट का शिकार हो गया था। इन सारे बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन अपरिहार्य था। मेन बिंदु हो गया परिवर्तन अपरिहार्य था, यह हुआ मैक्रो, और बाकी हो गया माइक्रो। तब कहेंगे कि परिवर्तन अपरिहार्य था लेकिन क्रांति अपरिहार्य नहीं थी, क्योंकि सुधार के रास्ते से क्रांति को रोका जा सकता था। क्या सुधार किया जा सकता था? राजा यदि चाहता तो विशेषाधिकार को खत्म कर देता, कर की प्रणाली में सुधार कर देता।
राजा यदि चाहता तो वह समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए अपनी निरंकुशता की रक्षा कर सकता था, जैसा कि रूस में या प्रसा में या ऑस्ट्रिया में कामयाबी पूर्वक लोगों ने किया और बाद में इसी को फ्रांस में नेपोलियन ने आजमाया। राजा यदि चाहता तो इनसे अलग इंग्लैंड वाला मॉडल अपना लेता कि वह संसद जैसी सत्ता को स्थापित करके उसके माध्यम से विधियों का निर्माण करने की कोशिश करता, तो फिर इसके रास्ते भी मध्यवर्गीय लोगों की संतुष्टि हो सकती थी। कोई भी तरीका सुधार का अपना करके क्रांति को रोका जा सकता था। और इसके पक्ष में प्रमाण दे देंगे कि अभी क्रांति के पहले क्रांति के लिए कोई चेतना नहीं थी, सुधार की ही मांग चल रही थी। सुधार की मांग की अस्वीकृति के कारण ही क्रांति हुई थी। और सुधार जब हो भी गया तो फिर किसान लोग राजनीति से निष्क्रिय हो गए थे, यानी कि सुधार ही के रास्ते क्रांति को रोकने की संभावना प्रबल थी। नंबर 3, किंतु राजा सुधार नहीं किया। सुधार नहीं किया, उसको उदाहरण दे देंगे, क्रांति का कारण समझ में आ गया। मैक्रो को आपने यदि 3 ही खेमे में बांट दिया और माइक्रो को उसी मैक्रो के अंतर्गत एडजस्ट कर दिया, तो आपका पाठक जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको लेकर सहज हो जाएगा और आप मैक्सिमम बिंदुओं का समाहार कर सकते। मूल बिंदु और सहायक बिंदु, इसी भाषा में आपको मैं अंत में इस बात को एक्सप्रेस कर देता हूं। तो जब ये मामला कंप्लीट हो गया, अब मैं एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा उदाहरण दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। अब मैं आपके सामने में दूसरा पॉइंट लेकर आता हूं। पहला मैंने कहा गो टू द डिटेल, दूसरा मैंने कहा नो द डिसिप्लिन, तीसरा मैंने कहा मैक्रो एंड माइक्रो का मैनेजमेंट जरूरी है, और चौथा जरूरी है कि आइडियोलॉजी को समझो। आइडियोलॉजी को समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरह से होता है कि साइंस में जब जाओगे तो 2 और 2 और 2 और 2 जोड़ोगे तो तुम चाहे इधर से जोड़ो, चाहे इधर से जोड़ो, चाहे इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, आएगा 8 ही। ये एब्सोल्यूट होता है। लेकिन यदि आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जाओगे तो कोई भी विषय उठा लो, उस विषय के ऊपर कारण क्या है, स्वरूप क्या है, परिणाम क्या है, जैसे प्रश्न ही आते हैं। हिस्ट्री में तो विशेष तौर पर यही 3 बिंदुओं पर क्वेश्चन घूमता रहता है, कारण स्वरूप परिणाम। कारण स्वरूप परिणाम से डील करने की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा। लेकिन यहां पर मामला है कि कारण पे पूछे, स्वरूप पे पूछे, परिणाम पे पूछे, ए ने कुछ कहा, बी उससे अलग कुछ कह देगा, सी उससे अलग कुछ कह देगा। एक ही विषय के ऊपर अनेक लोग अनेक राय दे देंगे। सेम फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए भी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा और इंटरप्रिटेशन के आधार पर कंक्लूजन बदल जाएगा। और आप ये देखोगे कि सेम फैक्ट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान अपनी सोच और समझ के आधार पर तथ्यों की व्याख्या करेगा। उनकी सोच और समझ उनकी परंपरा से बनती है, उनके परिवार से बनती है, उनके शिक्षकों के प्रभाव से बनती है, उनके पीयर ग्रुप के प्रभाव से बनती है, उनकी रुचि अरुचि से बनती है, उनके अनुभव से बनती है, और इन सबों का संयुक्त नाम है प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। आपके अंदर चीजों को देखने का एक खास तरीके का नजरिया हो जाता है, उसी नजरिए से चीजों को आप देखोगे, और उस नजरिया से कोई भी मुक्त नहीं होता। आइडियल कहानी इतिहास लेखन में यह बात कही जाती है कि तथ्य के अंतर्गत छुपी हुई कहानी को कहना ही इतिहासकार का काम है। इतिहासकार का कथानक तथ्य में निहित है और इतिहासकार उन्हीं बेजुबान तथ्यों का प्रवक्ता होता है। उसे अपने मन की कुछ बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने मन की कोई बात नहीं कहना चाहिए यह आदर्श ही है, यह व्यवहार में संभव नहीं है। क्योंकि
आपके ऊपर आपके कई सारे कारकों ने अपना प्रभाव छोड़ रखा है, आपकी अपनी रुचि अरुचि विकसित हो गई है और इसलिए तथ्यों की व्याख्या में आप अपनी बात कह ही दोगे। अब मैं आपको एक कदम और आगे ले चलता हूं। तथ्यों की व्याख्या में ही अपनी बात कहोगे, सो बात नहीं है। आपके पास में यदि किसी विषय को लिखने के लिए 100 तथ्य उपलब्ध है तो आप सारे सारे तथ्य का इस्तेमाल नहीं करते हो। आप मान लो 20 तथ्य का इस्तेमाल करोगे, 25 का करोगे, 30 का करोगे। आप कौन सा तथ्य चुन रहे हो और कौन सा छोड़ रहे हो, इस पर भी आपकी रुचि अरुचि का असर है। इस पर भी आपके पूर्वाग्रह, आपके प्रेजुडिस का असर है। इसलिए ये बात हमेशा ही याद रखो कि किसी भी शर्त पर कोई भी आदमी ह्यूमैनिटी का स्टडी कर रहा है तो वह संपूर्ण सत्य देख नहीं सकता, तो दिखा भी नहीं सकता। अतः ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में किसी भी विद्वान आदमी के द्वारा लिखी गई किताब को किसी भी विषय के ऊपर अंतिम बयान मत मानो, उसको गॉस्पल ट्रुथ, आप्त वचन न मानो, उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी न मानो। वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। उस इंटरप्रिटेशन में उस व्यक्ति का प्रेजुडिस शामिल है, इसलिए उसके निष्कर्ष को कोई दूसरा आदमी काउंटर कर सकता है। दूसरे को भी पढ़ो। यदि आपने एक ही विषय के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस पढ़ा है तो दोनों ही के ओपिनियन में सत्य का एक अंश नजर आएगा, दोनों के ही ओपिनियन में पूर्वाग्रह का एक अंश नजर आएगा और इस आधार पर आप अपनी कहानी गढ़ो। जो आदमी विभिन्न मतों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को समझ के, इन्स एंड आउट्स को समझ के अपना एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर लिया, वही आदमी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स का अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। जो आदमी एक किताब में लिखी गई बात को उस विषय का एक ऑथेंटिक बयान मान लिया, वो आदमी ह्यूमैनिटी के मिजाज को ही नहीं समझा, वो ह्यूमैनिटी के पढ़ने का स्पिरिट ही नहीं जान पाया। और मैं देखता हूं कि कई सारे लोग अपनी किताब में कही गई बात के आधार पर, किताब तो छोड़ो, नोट्स में कही गई बात, नोट्स भी छोड़ो, व्हाट्सएप पे कही गई बात को लेकर वितंडा खड़ा कर दे रहा है। ऐसे लोग बेसिकली इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि विभिन्न विषयों को विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से देखते हैं। यही ह्यूमैनिटी का चरित्र है। अतः you always make your mind free to welcome the wisdom of the person having different point of view. यदि आप इसका स्वागत कर सकते हैं तो समझना कि आप इंटेलेक्चुअल बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। फिर आप कहिएगा कि ए ने कुछ कहा, बी ने कुछ कहा, मैं सी की भूमिका में हूं, मैंने दोनों का पॉजिटिव देख लिया, दोनों का निगेटिव देख लिया, अब मैं जो कंक्लूजन दूंगा वो तो तटस्थ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे अंदर भी तो तुम्हारा पूर्वाग्रह है। तुमने इनमें से कौन सी बात को पॉजिटिव माना, कौन सी बात को नेगेटिव माना, कौन सी बात को यहां पॉजिटिव माना, कौन सी बात को यहां नेगेटिव माना, ये तुम्हारा पूर्वाग्रह तय कर रहा है। तुम अभ्यास करो कि तुम्हारे अंदर पूर्वाग्रह न रहे। अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करोगे तो क्या हासिल कर लोगे? पूर्वाग्रह को मिनिमाइज कर लोगे। पूर्वाग्रह को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे, निगेट नहीं कर पाओगे। पूर्वाग्रह से मुक्त इंसान हो ही नहीं सकता। तुम इंसान हो ना, समाज में रहते हो ना, तुम पर उसका असर पड़ेगा ना। तुम अपनी प्रकृति को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने समुदाय को, अपने राष्ट्र को, अपनी दुनिया को प्रभावित करते हो और उसे प्रभाव लेते भी हो। क्योंकि उसे प्रभाव लेते हो तो ऐसी स्थिति में तुम एब्सोल्युटली न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो इस तरीके से यह ध्यान देने लायक बात है कि तुम प्रभाव लेते ही नहीं हो, प्रभावित करते भी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने आप में भी कुछ है। एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने संदर्भ की संतान नहीं होता है, उसके अंतर्गत कुछ अपना मौलिक भी होता है, जिस मौलिक के कारण एक ही घर में दो भाई दो तरीके से सोचता है किसी विषय को लेकर। भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह के पिता गांधीवादी हैं। एक ही युग में है, एक ही घर में है, एक ही परिवार में है। भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के पिता गांधीवादी थे। आपको यह देखना है कि व्यक्ति कुछ हद तक मौलिक भी है,
मौलिक व्यक्ति चाहे तो अभ्यास करके बहुत दूर तलक अपने पूर्वाग्रहों से लड़ सकता है। राजा राम मोहन राय की मां सती प्रथा के समर्थन में थी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में थे। राजा राम मोहन राय की मां ने उनको घर से निकाल दिया क्योंकि राम मोहन राय भाभी को सती होने से रोकना चाहते थे। एक ही परिवार में थे ना। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा विरोधी थे, राम मोहन राय को उनके पिता ने एक बार घर से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में कुछ काम किया था। एक बार पिता ने घर से निकाला, एक बार मां ने घर से निकाला। घर परिवार एक ही है, देश एक, काल एक, परिवार एक, दो व्यक्ति की सोच अलग अलग। कहिएगा कि राम मोहन राय अगले जनरेशन के हैं, तो राम मोहन राय के जनरेशन के ज्यादातर लोग उस समय में जाति प्रथा के समर्थक थे और महिलाओं के सती होने के समर्थक थे। इसीलिए राम मोहन राय को अपने युग में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं मिला था। तो फिर व्यक्ति के अंदर का तो ओरिजिनलिटी भी होती है। तो व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। आप यदि कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम लेवल पर तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पर नहीं हो सकते। अतः आपकी सोच के बाद भी कोई दूसरी सोच संभव है। तो इस बात को समझ लिया, वह टेम्परामेंटली डेमोक्रेट हो जाएगा। और इसकी गहरी समझ आपको हिंदुस्तान के दर्शन में अनेकांतवाद से मिलनी है, और मॉडर्न एज में इसकी गहरी समझ आपको पोस्ट मॉडर्निज्म से मिलनी है। तो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म भी समझ लेना है और अनेकांतवाद भी समझ लेना है, डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगा। और डेमोक्रेसी के पीछे का कल्चर समझ में आ गया तो डेमोक्रेसी पर निबंध भी लिखोगे तो बढ़िया लिखोगे। अभी मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए टेम्परामेंट समझा रहा हूं कि डोंट बी सो इम्फेटिक इवन इफ यू आर राइटिंग समथिंग। आप कहो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत मुझे ये बातें तार्किक रूप से ठीक नहीं जान पड़ती। मुझे इन बातों के पक्ष में तथ्य प्रमाणिक रूप से पर्याप्त रूप से नहीं दिखाई देता। अतः मैं इस विषय पर यह निष्कर्ष निकालता हूं, इस एंगल पे लिखा करो। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग महत्वपूर्ण है। डिसीजन निकालो, इंडिपेंडेंट होकर निकालो, तार्किक रखो अपने निर्णय को, तथ्यों से पुष्ट करो अपने निर्णय को। कि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ह्यूमैनिटी में पास कर जाओ। अब यहां पर आपको मैं एक इशारा भर करके छोड़ दूंगा इस जगह पर कि यदि आप आइडियोलॉजी जानते हो तो आइडियोलॉजी के अंतर्गत जैसे हिस्ट्री में जाके देखोगे तो एक मिलेगा साम्राज्यवादी स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल। इन सारे के सारे स्कूल्स का मतलब है कि अलग अलग विचारधाराएं हैं। विचारधारा पर आधारित इतिहास के विकास की व्याख्या की जाती है। आपको इनके विचार को समझना पड़ेगा, इनके विचार के अंतर्गत फिर इनका पूर्वाग्रह समझना पड़ेगा। पूर्वाग्रह के आधार पर यह समझना पड़ेगा कि इनके इतिहासकार कौन हैं। सारे इतिहासकार को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण तो समझना पड़ेगा। इतिहासकार कौन है, फिर उसके कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। हम कहेंगे कि देखो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार यदि इतिहास लिखेगा तो वह कुछ खास शैली में ही अपनी बातें कहता हुआ नजर आएगा। साम्राज्यवादी इतिहासकार, चाहे वह पर्सिवल स्पीयर हो, चाहे वो पी रॉबर्ट्स हो, चाहे वो गैलेधर हो, चाहे वो सेल हो, वो कुछ न कुछ खास तरीके का ही निष्कर्ष निकालेगा। उसका निष्कर्ष होगा कि हॉक्स द फॉक्स, लोमड़ियों के करतूतों को पाने की कोशिश हो। कि अंग्रेज हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित करने तो आए ही नहीं थे, वो तो व्यापार करने आए थे। साम्राज्य स्थापित करने की तो मंशा ही नहीं थी उनकी। साम्राज्य स्थापित करने की मंशा नहीं थी, व्यापार करने आए थे। परिस्थितियों ने उनको युद्ध में धकेल दिया, काबिलियत ने जीत दिला दिया, और एक के बाद एक परिस्थितियां उन्हें युद्ध में धकेलती रही। हर बार काबिलियत ने उनको जीत दिलाया, जीतते जीतते पूरा भारत जीत लिए, और इस तरीके से उनके कदमों के नीचे इतना बड़ा साम्राज्य आ गया। इतने बड़े साम्राज्य के निर्माण का न तो कभी उन्होंने सोचा था, न तो इसके लिए उन्होंने कोई योजना बनाया था, न तो कोई उद्देश्य था, न तो कोई योजना थी। और इस तरीके से हमने तो बेखबरी के दौर में ही भारत जितने बड़े साम्राज्य को जीत लिया। ये कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहास। और इसके ऊपर यूपीएससी ने अलग अलग भाषा में कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेजों ने भारत में विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर लिया, जबकि उन्हें खबर भी न थी। इन द
एब्सेंट माइंडेडनेस। इसका मतलब क्या है? ना उद्देश्य था, ना योजना थी, परिस्थितियों ने युद्ध में धकेला, काबिलियत ने जीत दिलाया, बार बार यही हुआ, पूरा भारत हमने जीत लिया। क्या सच में ऐसा हुआ था? ये इंटरप्रिटेशन इंपीरियलिस्ट स्कूल के हिस्टोरियन का है, जो हर हाल में इसी उद्देश्य से लिखना शुरू करता है कि हमें अंग्रेजों के दोष दिखाने से बचना है, दोष न दिखे इसका प्रयास करना है। आगे चलकर वो इतिहास को ऐसे तरीके से लिखेगा कि हमने भारत को अपने शासन के अधीन यदि लिया है तो विथ राइट इंटेंशन। इंटेंशन अच्छा था हमारा, क्या था? इंडिया को मॉडर्न कर देना, इंडिया को डेवलप्ड कर देना, इंडिया के अंतर्गत नया पॉलिटिकल सोशल कल्चरल सिस्टम ला देना, इंडिया में नया इकोनॉमिक सिस्टम ला देना, नया टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन ला देना, नया ट्रांसपोर्टेशन का रेवोल्यूशन ला देना, और इस तरीके से हमने हिंदुस्तान को मॉडर्न बना दिया। और उनकी क्या कोशिश होगी कि वो बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में जितनी भी दुर्गति लोगों की हुई है, उस दुर्गति के लिए कोई स्केपगोट खोजेंगे, कोई पगली का बकरा खोजेंगे, अपने को दोषी नहीं मानेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान 5 करोड़ लोग अकाल से मर गए। क्यों मर गए? बोला इसलिए मर गए कि आबादी बढ़ गई, इसलिए मर गए कि हिंदुस्तान में किसानों ने खेती ठीक से नहीं किया, इसलिए मर गए क्योंकि हिंदुस्तान के जो शिल्पकार थे वो दुनिया भर में डेवलप हो रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपटीशन में टिक नहीं पाए। हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया था। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान में परंपरागत उद्योग बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री के कारण कंपटीशन में वो टिक ही नहीं पाए, उनमें योग्यता ही नहीं थी। हिंदुस्तान इंग्लैंड के समान, यूरोप के समान क्यों डेवलप नहीं हो पाया? हिंदुस्तान का कल्चर दोषी है, समाज दोषी है, जातिवादी समाज। धर्म भी कहता है कि तुम पैसा कमा के क्या करोगे? मोक्ष की कोशिश करो। उपनिषद मोक्ष सिखाता है, बुद्धिज्म निर्वाण सिखाता है, जैनिज्म कैबल्य सिखाता है। हिंदुस्तान के लोगों को हमेशा यह लगता था कि पढ़ लिख के हमें मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। एक समाज अछूत है, उसको विकास की धारा से हमने अलग ही रखा। जो अछूत नहीं है वो भी पिछड़ी जाति का है, वो सिर्फ मजदूरी का काम कर सकता है, उसको हमने बुद्धिमत्ता से, उसको हमने धर्म, उसको हमने ज्ञान से वंचित रखा। और जो पढ़ा लिखा है वो मोक्ष की खोज में लगा हुआ है। तो विकास कैसे होगा? कोई ना कोई बलि का बकरा खोज लेंगे। यही साम्राज्यवादी पैटर्न है। अब साम्राज्यवादी पैटर्न पर लिखने वाले दर्जनों इतिहासकारों का अध्ययन आपको नहीं करना है, वो अध्ययन तो मेरा काम है। अध्ययन करके जब मैं आपको नोट्स दूं तो, जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो, जब मैं टेस्ट लूं तो, टेस्ट का आंसर बताऊं तो, कई माध्यमों से वो चीजें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपका काम क्या है? इसके बेसिक्स को समझना और यह समझ लेना कि साम्राज्यवादी सेंटेंसेस भी आएंगे। यूपीएससी का जो स्टेटमेंट होता है वो यूपीएससी के सोच का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। यूपीएससी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियन का कोई स्टेटमेंट उठाकर रख देगी और कहेगी टिप्पणी करो, चर्चा करो, परीक्षण करो, मूल्यांकन करो, आलोचनात्मक परीक्षण करो। आपको उस स्टेटमेंट के अंतर्गत कही गई बात को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद कहना है कि इस तरीके का निष्कर्ष हिस्टोरियन ने कुछ तथ्यों और तर्क के आधार पर निकाला है। और जब आपने उनके तथ्य और तर्क को रख दिया तो आप कहोगे लेकिन अब मैं इसकी जांच करूंगा। जांच करके हम देखेंगे कि इनका तथ्य पर्याप्त है कि नहीं और प्रामाणिक है कि नहीं, और फिर देखेंगे कि इनका तर्क पर्याप्त है कि नहीं और तार्किक है कि नहीं, युक्ति संगत है कि नहीं। हमने इनके तर्क और तथ्य की जांच कर लिया और जांच करने के बाद यदि हमारी बुद्धि कह रही है कि ये पूर्णतया झूठ बोल रहे हैं, हम कह देंगे ये पूर्ण रूपेण गलत बयान है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में ही जीत लिया, तो हम इससे 100% असहमत हो जाएंगे। और यदि क्वेश्चन आ गया कि 1857 का जो विद्रोह है वह साम्राज्य की संरचना में ही अंतर्निहित था, तो हम कह देंगे यह 100% सही बयान है।
और इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे, कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अर्ध सत्य है, ठीक है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि भारत यदि 19वीं शताब्दी के दौरान तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं कर सका क्योंकि इसकी संस्कृति दोषी थी, तो हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, इसके पीछे के तथ्य और तर्क की चर्चा कर देंगे, फिर जांच करने लगेंगे। जांच करने के बाद हम कई तरह की जांच करेंगे, अभी जांच नहीं बताऊंगा। जांच करने के बाद हम कहेंगे ये एक कारण था, एक कारण था, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण थे। एक कारण के बाद कई और कारण बता देंगे। जब कई और कारण बता देंगे तब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जो समाज और संस्कृति का पिछड़ापन है वो कितना बड़ा कारण था, वही मूल कारण था क्या, सबसे बड़ा कारण था क्या? तो हम कहेंगे कि वह कई कारणों में से एक था और सबसे बड़ा कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण तो साम्राज्यवाद था। और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने दिया है उस स्टेटमेंट से हम आंशिक रूप से सहमत हैं, और आंशिक सहमति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रति हमारी सहमति बस इस तरीके की है कि कई सारे कारण में से एक कारण यह भी है, हालांकि ये सबसे बड़ा कारण भी नहीं है। और कई सारे अंतरों में हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, सबसे बड़ा कारण ये जरूर है, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं, 1 2 3। तो निष्कर्ष हम अपनी शैली में अपनी मर्जी का निकाल सकते हैं। यही है डिफरेंट स्कूल्स की समझ के आधार पर आंसर राइटिंग करना। अभी मैं आपको अब नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्निस्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यह मैंने समझा दिया कि आंसर राइटिंग करने के लिए आपको इन 4 पहलुओं से गुजरना पड़ेगा। इन 4 पहलुओं से, जिसमें कि नो द डिटेल, अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन, गो फॉर द मैक्रो एंड माइक्रो एंड गो फॉर द आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इन सब के बाद आपके लिए और भी कुछ बातें बची हुई है आंसर राइटिंग में। एक को कहते हैं FLC, दूसरा है कंपैरेटिव स्टडीज, तीसरा है चेंजेज विथ कॉन्टिन्यूटी, चौथा है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, पांचवा है यूज ऑफ मैप, यूज ऑफ फिगर, यूज ऑफ पिक्चर आदि। उसके बाद है हाउ टू बिगिन, उसके बाद है हाउ टू डेवलप द आंसर, हाउ टू डेवलप द आंसर, फिर है हाउ टू अरेंज द आंसर, हाउ टू फिनिश द आंसर, आंसर की भाषा कैसी होगी। इसके अतिरिक्त लास्ट में डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मतलब होता है, डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मतलब होता है। कुल मिलाकर इतने सारे पहलू और बचे हुए हैं जिन पहलुओं के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आंसर राइटिंग क्या होता है और आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। आज की चर्चा को मैं अभी तक की चर्चा के आधार पर ही समाप्त करूंगा, यह कहते हुए कि मैं आपके सामने में एक दूसरा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं ये सारी बातें बताऊंगा, और एक तीसरा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं आपके सामने डायरेक्टिव वर्ड्स बताऊंगा। चर्चा करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, निर्धारण करें, ये सब ऐसी बातें हैं जो बहुत डिटेल में जाकर समझने की जरूरत है, नहीं तो हम अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो मैं आपके सामने में इसी तरीके का 2 और सेशन लेकर आऊंगा, तो इन दोनों सेशंस के बाद जाकर हमारा आंसर राइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो पाएगा। हम समझते हैं कि यह हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावे जनरल स्टडीज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी सेशन होगा, अतः आप लोग इसे देखें, बार बार देखिए, इसका रिवीजन कर लिया करिए, कोई पॉइंट आपको नोट करना है नोट कर लिया करिए, और कोशिश करिए कि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। अतः आप लोगों को अपनी ओर से एक सामाजिक सेवा करना है
कि जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक इस सूचना को पहुंचाइए। हिंदी मीडियम में पर्टिकुलरली विद्यार्थी आज के डेट में संकट के दौर से गुजर रहा है। उस संकट का समाधान निकालना एक संयुक्त प्रयत्न का परिणाम हो सकता है। तो उस प्रयत्न में आप भी अपनी ओर से भूमिका निभाइए। दो और सूचना दे देता हूं। नंबर एक, कि कल मैं इससे संदर्भित सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और दूसरी सूचना यह है कि जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लास कब शुरू होगा, तो ऑनलाइन क्लास कब शुरू होगा इसकी सूचना आपको अभी ऑफिस के माध्यम से मिल जाएगी। 20 तारीख से हमारा ऑनलाइन के लिए रेगुलर क्लास की शुरुआत हो रही है। 18 तारीख से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए है जो इस दफा पीटी दिए हैं, जो मेंस देंगे उनके लिए 10 टेस्ट्स का एक सीरीज रखा गया है। हर साल हमारे यहाँ होता है। एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही पॉपुलर सा कोर्स है। उस कोर्स के लिए आप लोग को इनवाइट मैं कर चुका हूं पहले भी, अभी भी इनविटेशन दे देता हूं। दूसरी ओर है कि कई लोगों ने पूछा था कि ऑनलाइन क्लास कब से शुरू होगा हिस्ट्री ऑप्शनल का। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत 20 तारीख से हो रही है। एक बैच पीछे से चल ही रहा है, उस बैच में मैं आपका नामांकन नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो बैच कंप्लीशन की ओर जा रहा है। आप लोगों का नामांकन अब नेक्स्ट बैच से ही होगा जिसकी शुरुआत 20 तारीख से हो रही है। बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा सेहंता आईएएस एकेडमी के ऐप के ऊपर। आप प्ले स्टोर में जाकर चाहे तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज की चर्चा यही खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।